नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए YouTube चैनल पे। मैं आधुनिक भारत का इतिहास 1917 से 1947 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनको मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि मैं तुरंत ही इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। तो मैंने पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 1930 से 1947 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनको लेकर के आया हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। आंसर इज 1930। तो कुछ महत्वपूर्ण बात जाने कि नमक सत्याग्रह जो है प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन। आंसर इज लॉर्ड इरविन। अब हम जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 जो हुआ था उनमें गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था और इसमें जाने ही थे अभी हम 1930 में क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में बिहार से एकमात्र व्यक्ति जो गांधी जी के साथ थे वे थे, क्या थे? गिरवरधारी चौधरी। गिरवरधारी चौधरी। तो गिरवरधारी चौधरी जी जो थे वो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तभी हम लोग जाने ही थे कि कब हुआ था, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच जो हुई थी तो उनके साथ क्या प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लें कि होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1916 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने प्रमुख सहयोग दिया था इसमें। और सहयोग आंदोलन जो हम लोग पूर्व के वीडियो में भी बता चुके हैं 1920 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुए थे? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बंबई सत्र में, लाहौर सत्र में, लखनऊ सत्र में, त्रिपुरा सत्र में। आंसर इज लाहौर सत्र में। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और उसी अधिवेशन में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। चलो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी चंपारण से, साबरमती से, बारदोली से, दांडी से। आंसर इज साबरमती से। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लें कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 में। बारदोली हुआ था 1928 में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और
डांडी हम लोग जानते ही हैं 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह थे रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, गिरबाई पेज, लुई फिशर। आंसर इज वेब मिलर। तो गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को ठहराया था साबरमती आश्रम में? तो उस विदेशी पत्रकार का नाम था वेब मिलर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? वर्ष 1916 में। और दांडी मार्च जो है उसके बारे में भी हम लोग जाने थे कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को हुए थे। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को अंग्रेजों से समझौते पर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आंसर इज रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी ने महत्व दिया था। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। सेवाग्राम से, साबरमती से, डांडी से, वर्धा से। आंसर इज डांडी से, क्योंकि डांडी से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। क्योंकि साबरमती से जब नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, तो जब 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को प्रारंभ किया था। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान ले कि सेवाग्राम गांधी जी ने प्रारंभ किया था कहाँ से? डरबन, साउथ अफ्रीका। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने वर्ष 1916 में किया था। और वर्धा ये सिचुएटेड है कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? जब नमक सत्याग्रह में गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया था तो आंसर इज अब्बास तैयब जी। इन्होंने ही क्या किया था? आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून के समर्थन हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु, रॉलेट एक्ट के समर्थन हेतु, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो दांडी मार्च जो शुरू किया गया था किन के विरुद्ध में? नमक कानून तोड़ने के विरुद्ध में। क्योंकि जब अंग्रेजों ने कानून नमक पर टैक्स लगाया था तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि नहीं, नमक पर कानून या नमक पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। और दांडी में 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या था? नमक कानून को, एक मुट्ठी नमक को उठा करके उनका विरोध किया कि नहीं, हम लोग नमक पर टैक्स लगने नहीं देंगे। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में दांडी मार्च शुरू किया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो लॉर्ड इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज सरोजनी नायडू। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? एमर्सन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता। तो आंसर इज गांधी इरविन समझौता, जो 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन वर्ष 1931 की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्त, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर इज
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन जो वर्ष 1931 में हुआ था उनकी अध्यक्षता की थी। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारंभित किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। तो इनका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारंभ किया था। और किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन जो वर्ष 1931 में घटा था, उनमें ये मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम, द्वितीय में, तृतीय में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो सबसे पहली बात तो हम यही जानेंगे, जब गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था वर्ष 1931 में। क्योंकि जब गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो गांधी जी ने 1931 के दूसरे गोलमेज में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो वर्ष 1931 में घटा था। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? V.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। आंसर इज V.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और गोलमेज सम्मेलन कब कब प्रारंभ हुआ था? पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, जिसमें गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और कहाँ हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया? 1931, 1929, 1930, 1932। तो ब्रिटिश सरकार जो लंदन में भारतीय नेताओं का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो बुलाए थे, कब बुलाए थे? तो वर्ष 1930 में। क्योंकि अभी हम जस्ट बताए थे कि गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो प्रथम हुए थे 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में, जिसमें गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो V.R. अम्बेडकर जी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उनका नाम था SS राजपुताना, SS वायसराय ऑफ इंडिया, SS मुल्तान, SS कांतेरोसो। आंसर इज SS राजपुताना। तो गांधी जी जो थे वो SS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहला 1930 में हुए थे, दूसरा 1931 में हुए थे और तीसरा 1932 में हुए थे। यही पूछा जा रहा है कि 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो वो थे तीसरा गोलमेज सम्मेलन। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। तो हम तो जानेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए कब थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? वर्ष 1931 में। और किन किन ने भाग लिया था? तो हम तो बताए ही थे
कि गांधी जी जो थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो SS राजपूताना जहाज से गए थे लंदन, और किस हॉल में ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। और तो गांधी जी के साथ कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू भी थे और मदन मोहन मालवीय थे। देन आंसर इज 1, 2 और 3। श्री VR अंबेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वो कहलाता है कोलकाता समझौता, लंदन समझौता, पूना समझौता, लखनऊ समझौता। आंसर इज पूना समझौता। और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे कि पूना समझौता कब हुआ था। वर्ष 1932 में हुए थे पूना समझौता। गांधी जी और VR अंबेडकर के बीच हुए थे, जिसे हम लोग पूना समझौता कहते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। आंसर इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टेनले बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। आंसर इज रैमजे मैकडोनाल्ड। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित जो हुए थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कब हुए थे? तो 16 अगस्त 1932 को हुए थे। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 74 व 79, क्रमशः 71 व 147, क्रमशः 78 व 80, क्रमशः 78 व 69। तो कुछ सबसे पहली बात तो हम लोग यही जानेंगे कि सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो 16 अगस्त 1932 को हुए थे, जिसमें अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति लागू किए थे, जिसमें दलित वर्गों को इलेक्शन के माध्यम से जो है निर्वाचन मंडल घोषित किए थे, जिसमें पूना पैक्ट में ही गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुए थे, उनमें सीट का जो निर्णय लिया गया था 71 व 147। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधि देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वेष शासन, डायरसी पर पुनर्विचार करना। तभी जस्ट हम लोग बताए थे कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था, पूना समझौता, जिसमें दलित वर्ग को सीट घोषित किए गए थे 71 व 147, और किन के लिए थे? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधि देने के लिए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। आंसर इज वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, जो पटना में हुई थी। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आंसर इज जयप्रकाश नारायण। तो 1934 में जो पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उनका संयोजक कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण जी। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। आंसर इज जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सत्य भगत, MN राय, सुभाष चंद्र बोस। आंसर इज जयप्रकाश नारायण। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था वर्ष 1939 में, वर्ष 1942 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1947 में। आंसर इज
1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी है कहाँ? कोलकाता, जबलपुर, पुणे, अहमदाबाद। आंसर इज जबलपुर। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जे.बी. कृपलानी। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे कि 1938 में जो है कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा सम्मेलन था? तो वो सम्मेलन थे 1938 का हरिपुरा सम्मेलन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो वो थे त्रिपुरी अधिवेशन वर्ष 1939 का। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुए थे उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना त्यागपत्र दिया था और उनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सी.आर. दास, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, जे.एल. नेहरू। तो आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान ले कि हरिपुरा अधिवेशन जो हुए थे वो कब हुए थे? वर्ष 1938 में हुए थे और इनकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो आंसर इज त्रिपुरा अधिवेशन। अब कुछ जान लें इनके बेसिक कि जब हरिपुरा अधिवेशन जो हुए थे वर्ष 1938 में, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और दूसरी बार जो है इनका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था वर्ष 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने दूसरी बार अध्यक्षता किया था। और इन्हीं की अध्यक्षता के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इनके हटने के बाद, इनके परित्याग के बाद जो इनका अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक इस संस्था की स्थापना भी की थी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तभी जस्ट हम लोग बताए थे आंसर इज फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब 1940 के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो उनके परित्याग के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी अध्यक्षता की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलग संगठन बना लिया था और उस संगठन का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिनकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो ये 1927 की बटलर कमेटी थी। आंसर इज ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए जो है राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, वी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल। आंसर इज सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में जो है
राज्यों का विलयीकरण हुआ था? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़ मैसूर व जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर, उदयपुर कपूरथला जम्मू कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर ट्रावनकोर। तो आंसर इज जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 जो थे वो राज्यों के विलय में प्रतिबंधित कर रहे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। पहला कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। आंसर इज महात्मा गांधी। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, नेविल चैम्बरलेन, स्टैनली बॉल्डविन, विंस्टन चर्चिल। आंसर इज विंस्टन चर्चिल जी ने क्रिप्स मिशन को भेजा था। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1940, 1942, 1944, 1946। आंसर इज 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? मैरिन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चैम्बूर मैदान, ग्वालियर टैंक। आंसर इज ग्वालियर टैंक। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1942 में हुआ था। किस मैदान में हुआ था? तो ग्वालियर टैंक में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? बंबई के में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? 1940 में, 1946 में, 1942 में, 1936 में। तो आंसर इज 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज उषा मेहता। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुए थे। और कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता जी ने किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यरबदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में। आंसर इज आगा खां पैलेस में। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी। आंसर इज राम मनोहर लोहिया। चौदह जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? बंबई में, वर्धा में, लखनऊ में, त्रिपुरा में। आंसर इज वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1942 में। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? लुई फिशर, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर,
उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज वेब मिलर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आंसर इज भारत छोड़ो आंदोलन। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1930। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1920। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1942। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1906। बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो आप लोग तो जानते होंगे करो मरो का नारा जो गांधी जी ने किस में दिया था? आंसर इज भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लें कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1919 में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को, 24 अक्टूबर 1943 को। आंसर इज 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन लाला हरदयाल, राजबिहारी घोष बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस जिन्हें द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। जय हिंद किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस जिन्हें जय हिंद का नारा दिया था। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? राजबिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस। आंसर इज सुभाष चंद्र बोस जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैंने पूर्व के ही वीडियो में बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि जो दिए थे वो कौन दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। आपके पूर्व के वीडियो में भी मैंने बता दिया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1940, 1941, 1942, 1943। तो आंसर इज 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये किनका नारा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो आंसर इज सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1944 में, वर्ष 1947 में। आंसर इज वर्ष 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज का महाभियोग चलाया गया था। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खान। तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? आंसर इज मोहन सिंह। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरे।
आंसर इज लॉर्ड एमरे। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन जो आए थे तो उसमें 3 सदस्य जो आए थे उसमें सर पैथिक लॉरेंस जी थे, एबी अलेक्जेंडर थे और सर स्टफोर्ड क्रिप्स जी थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड लिथगो द्वारा, लॉर्ड वॉवेल द्वारा, सर जॉन साइमन के द्वारा। तो आंसर इज सर पैथिक लॉरेंस जी के द्वारा कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। और कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कुल 3 सदस्य जो थे जो भारत आए थे, सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एक कौन थे वो आप बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कैबिनेट मिशन आना चाहिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आंसर इज महात्मा गांधी जो थे वह कैबिनेट मिशन प्लान के पक्ष में पूरी तरह से थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? वर्ष 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, साइमन कमीशन। तो आंसर इज कैबिनेट मिशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान ले कि क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे? 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, वेवेल योजना वर्ष 1945 में और साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आए थे। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? वर्ष 1927 में। मैं आपको ये सारे के सारे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है, जाकर के आप देख लें। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। आंसर इज अबुल कलाम आजाद। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? नेहरू समिति ने, साइमन कमीशन ने, क्रिप्स मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो थी वो किस में लाया गया था? तो कैबिनेट मिशन में लाया गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपस्थ था डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, वीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ये उपस्थ था। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, रैडक्लिफ, जेम्स बोल्ट, रिचर्डसन। आंसर इज रैडक्लिफ ने भारत विभाजन के समय सीमांकन किया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग जानते हैं कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इज जेबी कृपलानी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो यूके में जो पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी इज द राइट आंसर। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, हैरोल्ड मैकमिलन। इनमें से कोई नहीं। द आंसर इज क्लेमेंट एटली जो थे वो भारत के जब स्वतंत्र हुए थे उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग।
तो आंसर इज सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इसी में पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछेंगे तो बताएंगे सी राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल पूछेंगे तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, वी आर अम्बेडकर। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन जन थे, तो श्री राजगोपालाचारी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेंगे तो आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। यदि प्रथम भारतीय पूछेंगे तो राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल पूछेंगे तो राजगोपालाचारी। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज जेबी कृपलानी। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो आंसर इज 3 जून 1947 को माउंटबेटन की तौर पर सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो आंसर इज कोलकाता में। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लें हम लोग कि साबरमती आश्रम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1916 में। और सेवाग्राम भी महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया स्थापना किया गया था डरबन, साउथ अफ्रीका में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चैम्सफोर्ड योजना, वेबल योजना। तो आंसर इज माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारत का विभाजन हुआ था। तो फ्रेंड्स हम इसी जगह पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। तो आपको पता चला होगा कि वर्ष जब मैंने पार्ट 2 लेके आया तो 1930 से 1947 की जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैंने बताया। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाते आ रहा हूँ। आप हमारे चैनल को इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें और हम मुझे मोटिवेट करें। यदि आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए इसी तरीके का क्वेश्चन आंसर बना के लेते आता रहूँगा। तब तक तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि लोग हमारे वीडियो को देखें और इनसे एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी आपको एनर्जी मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ दिन के बाद नए टॉपिक लेकर के आएंगे और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।